कल ज्ञानवापी को लेकर बनारस कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। मामला क्या है? आज दिन भर कोर्ट में ज्ञानवापी से मिले सबूतों पर क्या बहस हुई? क्या सचमुच सुप्रीम कोर्ट बहस में शिवलिंग की बात सामने आई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ दिन भर की न सिर्फ हेडलाइंस देखेंगे बल्कि वीडियो ब्रेकिंग भी देखेंगे। सबसे पहले अभी तक की 50 हेडलाइंस। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में अब गुरुवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का सभी पक्षों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक से इनकार किया। डीएम को शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखने का आदेश दिया। नमाज पढ़ने पर लगी रोक हटाई। ज्ञानवापी केस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा कल तक का समय। कहा हमने रिपोर्ट नहीं देखी, कल पक्ष रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की मांग। कहा वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई रुके, रिपोर्ट से पहले शिवलिंग का दावा। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। याचिकाकर्ता के कहने पर नमाज रोकी। सूचनाएं लीक करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाया। कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर कार्रवाई। कोर्ट कमिश्नर से हटाए जाने के बाद टाइम्स नव भारत पर बोले अजय मिश्रा। कहा मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने कोई सूचना लीक नहीं की। विशाल सिंह की लीडरशिप में होगा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे। अजय प्रताप भी शामिल होंगे। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे टीम को 2 दिन की मोहलत दी। 2 दिन में टीम को करना होगा रिपोर्ट दाखिल। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान। कहा नंदी के सामने का तहखाना खुले, ज्ञानवापी तहखाने में शिवलिंग। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष का दावा, सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिली, रिपोर्ट में सच सामने आएगा। वाराणसी अदालत में हिंदू पक्ष की नई याचिका, दोबारा सर्वे कराने की मांग। नंदी के मुख की तरफ से तहखाने की दीवार हटाने की मांग। ज्ञानवापी परिसर में खुदाई की हिंदू पक्ष की मांग। सर्वे का वक्त बढ़ाकर खुदाई की जाए, सच सामने लाने की मांग की। ज्ञानवापी पर अजदुद्दीन ओवैसी का बयान। आज के आदेश से निराश हूं, मैं सर्वे के खिलाफ था, उम्मीद करता है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। ज्ञानवापी केस पर अखिलेश यादव का बयान। कहा बीजेपी जानबूझकर साजिश कर रही, ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी है, बीजेपी के सहयोगी नफरत के बीज बोते हैं। ज्ञानवापी मामले पर बोले गिरिराज सिंह। का देश कोर्ट के हिसाब से चलेगा, नेहरू पॉलिसी देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की थी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की मांग पर हुई सुनवाई। अदालत ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की। औरंगाबाद में औरंगजेब के मकबरे पर सुरक्षा बढ़ाई गई। एमएनएस की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। पटियाला की राजपुरा में सराय को मस्जिद में बदलने का मामला भड़का। तहसील कॉम्प्लेक्स में माहौल तनावपूर्ण। कुतुब मीनार परिसर में मूर्तियां पुनः स्थापित करने वाली याचिका पर सुनवाई टली। 24 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में ट्राई की रजत जयंती समारोह में बोले पीएम मोदी, मुझे 5G राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा 5G टेक्नोलॉजी देश की गवर्नेंस में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सकारात्मक बदलाव करेगी। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर दिल्ली में अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। भारतीय पैविलियन का लिया जायजा। महाराष्ट्र सरकार बीएमसी चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया। पार्टी में सुधार के लिए कांग्रेस का बड़ा फैसला। कांग्रेस 50 अंडर 50 फॉर्मूले को संगठन में निचले स्तर तक लागू करेगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की दिल्ली और चेन्नई सहित कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। करीब 9 दुकानों पर चल रही है सीबीआई की रेड। कार्तिक चिदम्बरम पर 250 चाइनीज लोगों का गलत तरीके से वीजा बनवाने का आरोप। पंजाब में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आए थे चाइनीज। छापेमारी पर पी चिदम्बरम का बयान। कहा तलाशी टीम को कुछ नहीं मिला, टीम ने मुझे एक प्राथमिकी दिखाई जिसमें मेरा नाम आरोपित के नाम रूप में नहीं है। चिदम्बरम मामले पर बीजेपी का तंज। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा आईएनसी मतलब नीट चाइनीज बनी। असम में भारी बारिश के बाद कोपिली नदी में जल स्तर बढ़ा, सड़कों तक फैला नदी का पानी। असम के होजाई में बाढ़ से तबाही। बाढ़ प्रभावित इलाके में एसडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी। असम के दर्रांग में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मंत्री पीयूष हजारिका ने दौरा किया। बेंगलुरु में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की आवाजाही परेशानी। दिल्ली में पानी की किल्लत के चलते हो रही परेशानी। पानी भरने के लिए लग रही लंबी लाइन। दिल्ली में पानी भरने के लिए लोग कर रहे हैं मशक्कत। दिल्ली में गर्मी से हालात खराब। 49 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। दिल्ली में एक दिन में कोविड के 393 नए केस, 2 मरीजों की मौत, 700 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली के न्यू अशोक विहार में बैंक्वेट हॉल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने पाया काबू।
गुजरात के भरूच में भारत रसायन में प्लांट में लगी भीषण आग, इलाके में दमकल की गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में आतंकी हमला, दुकान पर आतंकवादियों ने फेंका ग्रेनेड, 1 की मौत 3 घायल। बड़गांव में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, भारी तादाद में विस्फोटक बरामद। बुनका केस में एमसीडी का एक्शन, नॉर्थ एमसीडी ने 3 अधिकारी सस्पेंड। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में 2 गुटों के बीच झड़प, पुलिसकर्मी ने पड़ोसी पर चलाई गोली। राजस्थान के कोटा में अस्पताल में चूहे ने कुतरा महिला का कान, पलट के हुए 2 टुकड़े। एमपी के सिवनी में गांव वालों ने बाघ पर किया हमला, पथराव के बाद बाघ और शावक घायल। देवघर के सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, घटना के विरोध में हड़ताल पर गया स्टाफ। इंदौर में मॉब लिंचिंग की घटना, युवक की पीट कर हत्या। ओडिशा के बरहामपुर में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में बंदूक की नोक पर लूट, सिविल जज के घर में घुसकर पत्नी और बेटे को बनाया बंदा। अब बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी केस में कल फिर सुनवाई होनी है। रेखा पाठक और सीता साहू की कोर्ट में याचिका है और याचिका में पूर्वी उत्तरी दीवार को हटाने की मांग की गई है। साथ ही नंदी के सामने मलबा साफ करने की मांग है। कोर्ट से पश्चिमी दीवार को भी तोड़ने की मांग की गई है इस याचिका में। इन सभी मुद्दों पर कल वाराणसी की सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर एक नई याचिका दायर की गई है और उस पर अब कल सुनवाई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया और इस आतंकी हमले में 1 की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया। ये देखिए, ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर चुके हैं। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। और अब आपको आज देश दुनिया की वो ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, वीडियो सबूत के साथ, जो दिन भर देश विदेश में चर्चा में रही। पुलिस लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है, टीयर गैस की गोले दागे जा रहे हैं। तस्वीरें यरूशलेम ओल्ड सिटी के एक कब्रिस्तान के बाहर की हैं। यहाँ एक फिलिस्तीनी युवक के अंतिम संस्कार के बाद इजरायली पुलिस पर पथराव हो गया। पुलिस ने फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस की गोली दागे, रबर की गोलियां चलाई। दरअसल 22 अप्रैल को पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में घायल फिलिस्तीनी युवक वलीद शरीफ की शनिवार को मौत हो गई थी। शरीफ का पार्थिव शरीर कब्रिस्तान ले जाने से पहले उसे अल-अक्सा मस्जिद ले जाया गया था, जहां इजराइल के खिलाफ भड़काऊ नारे लगे और हिंसा शुरू हो गई। फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट बचाव सेवा के मुताबिक हिंसा में 52 फिलिस्तीनी घायल हुए। कई पुलिस वाले भी झड़प में जख्मी हुए हैं। इजरायली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। रेल हादसे की यह तस्वीर स्पेन की है। यहाँ सोमवार शाम एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 85 यात्री घायल हो गए। घटना बार्सिलोना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर हुई। स्पेन की रेल कंपनी एफजीसी के मुताबिक एक मालगाड़ी उत्तर पूर्वी स्पेन के सेंट बोई स्टेशन पर आते ही पटरी से उतर गई और इसके तुरंत बाद पैसेंजर ट्रेन ने सामने से टक्कर मार दी। इमरजेंसी सर्विस ने फंसे यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला। भारतीय नौसेना के लिए 17 मई की तारीख बेहद खास रही। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में 2 स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किया गया। The tricolor balloons are up in the sky and how's the Josh? It's skyrocketing high. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस सूरत और युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी को देश को समर्पित किया। रक्षा मंत्री ने बाकायदा नारियल फोड़कर पूरे विधि विधान से दोनों युद्धपोतों को समंदर की लहरों पर देश की रक्षा के लिए रवाना किया। And the wait is over. नौसेना के मुताबिक आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी का डिजाइन नेवल डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है।
एक का नाम पहाड़ और जबकि दूसरे का नाम शहर पर रखा गया है। INS सूरत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। The button has been pressed. Udaygiri is on its way to splash the waters. What a spectacular moment. INS उदयगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का तीसरा फ्रिगेट युद्धपोत है। Mazagon Dock Shipbuilders Limited has officially launched the second stealth frigate Udaygiri. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल-पुथल के बीच इन युद्धपोतों की लॉन्चिंग हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। सेना ने चीन की बड़ी चालबाजी का खुलासा किया है। पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पास लगती सीमा पर चीन की सेना लगातार अपने बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ा रही है। जनरल कलिता के मुताबिक चीन की ओर से LAC के पास गांव विकसित किए गए हैं ताकि उनका इस्तेमाल इन दोनों लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जा सके। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया कि भारतीय सेना भी सीमा के पास हर प्रकार के संभावित हालात से निपटने की तैयारी के तहत अपने बुनियादी ढांचे को लगातार बढ़ा रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान इलाके में अब चीन के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं। लोगों के हाथों में तलवारें हैं, लाठियां हैं, डंडे हैं, पत्थरबाजी हो रही है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नीमच की हैं। यहाँ दरगाह के पास भगवान की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद पुरानी कचहरी इलाके में मौजूद दरगाह के पास हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। उपद्रवियों ने एक बाइक में आग लगा दी। मामला काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लाठीचार्ज किया। प्रशासन ने नीमच शहर के इलाके में धारा 144 लगा दी है। पथराव में एक पुलिस वाले के घायल होने की खबर भी है। इस हिंसा के बाद कुल 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं इंदौर में बीच सड़क पर लिंचिंग क्यों हुई? पुलिस कहां थी? वैष्णो देवी के पहाड़ों में लगी आग का इफेक्ट क्या यात्रा पर भी पड़ने वाला है? ऐसी 5 और वीडियो ब्रेकिंग देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई इन तस्वीरों को देखिए। देखिए कैसे एक शख्स को कुछ लोग बुरी तरह पीट रहे हैं। उसके सिर पर पत्थर से हमला कर रहे हैं। तभी भीड़ के पीछे से हाथों में लाठी लिए एक शख्स आता है और इसे पीटना शुरू कर देता है। यहाँ कुछ पुलिस वाले भी मौजूद हैं। लोग भीड़ को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गुस्साए लोग पुलिस वालों की एक भी नहीं सुन रहे हैं। ये वीडियो श्री राम कॉलोनी इलाके का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिटने वाला शख्स शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। तभी कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। शराब के नशे में धुत इस शख्स को लोगों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। ऊंची ऊंची आग की लपटें, आसमान में धुएं का गुबार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में कटरा के पास त्रिकुटा पर्वत पर जंगलों में लगी आग की हैं। जंगल में लगी आग 3 दिनों से धधक रही है। इसमें लाखों रुपए की वन संपदा का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। आग की वजह से इलाके का तापमान काफी बढ़ गया है और लोग भीषण गर्मी झेलने को मजबूर हैं। वहीं बेजुबानों पर भी गर्मी का संकट मंडरा रहा है। वन्य प्राणी इधर उधर भाग रहे हैं, कई तो झुलस भी गए। वहीं ये आग कटरा के सिरली हेलीपैड के पास पहुंच गई, जिसे देखते हुए प्रशासन ने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर को एहतियातन माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर शिफ्ट कर दिया। वन विभाग, श्राइन बोर्ड और पुलिस की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
सोलन के कसौली और सनावर के जंगल में लगी आग भयावह होती जा रही है। आग की ऊंची ऊंची लपटें धधक रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार छाया है। आग बुझाने के लिए सेना तो लगाया गया है, हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जा रही है, लेकिन आग पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका है। धर्मपुर गड़खल रोड पर एक इको कैंप भी जलकर खाक हो गया। हवा की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि अलग अलग बने हुए कैंप और कॉटेज मिनटों में ही स्वाहा हो गए। कैंप मालिक को लाखों का नुकसान हुआ। करीब 2 साल से सभी इको कैंप को बंद करवा दिया गया है, जिसकी वजह से कैंप में कोई टूरिस्ट नहीं थे और इस कारण कोई जनहानि भी नहीं हुई। खेतों में लगी आग ट्रेन की पटरियों तक पहुंच गई। इसके बाद गुरदासपुर के औजला फाटक पर पठानकोट से अमृतसर जा रही मालगाड़ी को 15 मिनट तक रोकना पड़ा। रेलवे के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बाल्टी में पानी भरकर रेलवे ट्रैक पर लगी आग को बुझाया। इसके बाद ट्रेन वहां से रवाना हो सकी। पंजाब में किसान अब भी खेतों में पराली में आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही पराली की आग रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई थी। रेलवे के गेटमैन ने लाल झंडी दिखाकर मालगाड़ी को आग वाली जगह से पहले ही रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। इसके चलते रेलवे फाटक काफी देर तक बंद रखना पड़ा, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बीच सड़क पर धू धू कर जलती डीटीसी की ये बस और बस से उठती आग की तेज लपटें। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की है। बस में लगी आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है और रोड की दूसरी तरफ गाड़ियों का लगा हुआ है तांता। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चलती बस में इस तरह से आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों के मन में कई सवाल हैं। लोग सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर अपनी मोबाइल से जलती हुई बस का वीडियो भी बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त जब इस चलती हुई बस में आग लगी, तब इसमें बच्चों समेत कई लोग सवार थे। बस में आग लगते ही सभी लोग उतरकर बस से नीचे भागे। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बस में आग लगने के कारण की जांच हो रही है। दिल्ली में टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में भयानक गर्मी पड़ रही है और देश के नॉर्थ ईस्ट में इतना पानी कि ट्रेन बह गई। दिल्ली से उत्तराखंड, असम तक की ऐसी ही 5 और वीडियो ब्रेकिंग। समूचे उत्तर भारत के साथ दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में पारा 49 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक इसी तरह की झुलसाने वाली गर्मी पड़ने वाली है। गर्मी की वजह से लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं, लेकिन जो भी लोग किसी मजबूरी में निकल भी रहे हैं, उन्हें धूप में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लू के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान बारिश और चट्टान यात्रियों के लिए मुसीबत बन रही है। भारी बारिश के कारण कई जगह चट्टानों के सड़कों पर आने के कारण यात्रा में परेशानी हो रही है। कर्णप्रयाग में पंचकुलिया के पास पहाड़ी से चट्टान गिरने के बाद कई घंटों तक सड़क यात्रियों के लिए बंद रहा, जिसकी वजह से भारी जाम लग गया। जेसीबी की मदद से बीआरओ ने रोड पर पड़े मलबे को हटाकर रोड को ओपन किया। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर खचड़ा नाले में जलस्तर बढ़ने से यात्रियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। असम के विश्वनाथ जिले से आई बाढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। नदियों का पानी लोगों के घरों में आ गया है। नाव के जरिए लोग अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है, इसमें खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। पानी ने यहाँ ऐसा कबर बरपाया कि सड़कें डूब गईं। अब असम के नागांव से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ के कई इलाकों में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी की वजह से यहाँ कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। जो लोग इस इलाके में बचे हुए हैं
उनको खाने और पीने की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से असम के 7 जिलों के 57,119 लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। खाकी में एक सफाई कर्मी की पिटाई कर रहे शख्स रांची के नामकुम के सीओ विनोद प्रजापति हैं। इन्होंने बीच सड़क रांची नगर निगम के सफाई कर्मी पिंटू की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसकी ड्यूटी की वजह से सीओ साहब को निकलने में देरी हो गई। पूरा मामला समझने के लिए आपको सीसीटीवी फुटेज को शुरू से देखना होगा। शनिवार 11 बजे बरियातू के आर्मी कैंप के पास एक अपार्टमेंट के पास सड़क पर कूड़ा गाड़ी खड़ा कर पिंटू कूड़ा उठा रहा था। कूड़ा गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियां खड़ी हो गईं। उससे रास्ता देकर दोनों गाड़ियों को जाने दिया। फिर गली के मुहाने पर कूड़ा गाड़ी खड़ी कर वो कूड़ा उठाने लगा। इतने में सीओ साहब की गाड़ी आ गई। सीओ की गाड़ी कुछ सेकंड रुकने के बाद बैक कर एक गली में चली गई। पिंटू कूड़ा उठा रहा था, फिर अचानक गली से सीओ की गाड़ी निकली और कूड़ा गाड़ी से पीछे खड़ी हो गई। इतने में गुस्से में लाल सीओ बाहर निकले और पिंटू की पिटाई करने लगे। हालांकि बरियातू थाने के मुताबिक सीओ ने अपनी गलती मानते हुए सफाई कर्मी से माफी मांग ली है और समझौता हो जाने की वजह से कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। हर सरकारी स्कूल की तरह ये भी एक सरकारी स्कूल है, लेकिन जरा गौर से देखिए तो इसकी खासियत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए किस तरह एक ही ब्लैक बोर्ड पर 2 शिक्षक छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। एक तरफ हिंदी की पढ़ाई हो रही है तो दूसरी तरफ उर्दू की। तस्वीरें बिहार के कटिहार की हैं। हैरानी की बात है कि पिछले 5 सालों से इस स्कूल में इसी तरह पढ़ाई हो रही है। ऐसे में सुशासन बाबू की सरकार पर यह सवाल उठना लाजमी है कि बोर्ड पर लिखे जा रहे शब्दों को देखकर बच्चे भी सोचते होंगे कि पढ़ें तो पढ़ें क्या। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई पर कितना ध्यान दे पा रहे होंगे। भारत पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर नेशन के तौर पर शामिल किया गया है। आज कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज हो गया है। इस साल कान फिल्म फेस्टिवल भारत के लिए खास है। हिंदुस्तान को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है। फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के लिए जश्न मनाया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री फ्रांस पहुंच चुके हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय टीम का अनुराग ठाकुर नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ कई भारतीय सितारे वहां रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। 17 मई से 18 मई तक होने वाले इस फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी जूरी का हिस्सा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के किसानों ने भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का आरोप है कि सरकार वादा नहीं निभा रही। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर मोहाली में 23 किसान संगठन आज भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रास्ते में रोक लिया। इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए और दिल्ली की तरह प्रदर्शन करने की बात कहते नजर आए। पंजाब के किसान एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और हम देख सकते हैं तस्वीरें। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाई जाए कि क्या चल रहा है ग्राउंड पे। हम देख सकते हैं एक तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और दूसरी तरफ किसान जथेबंदी हैं वो यहाँ पे अपनी रणनीति बना रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी उनसे कई प्रॉमिस किए गए थे। उन्हें कहा गया था कि MSP जो दालों पर भी होगी और जितने भी प्रॉमिस किए थे कहीं ना कहीं वो ना पूरे होने के कारण आज किसान दोबारा से रोड पे आए हैं। पहले मोहाली में आए हैं, CM से लगातार बात करने की कोशिश की। जब बातचीत नहीं हुई उसके बाद हमने देखा कि बैरिकेड के पास ट्रैक्टर ट्रॉलीज आते हैं। आइए बात करते हैं किसानों से और पूछते हैं क्या उनकी मुश्किलें हैं और क्या वो समाधान सरकार से पूछ रहे हैं। तो सर क्या मुश्किलें हैं, क्या जो आपको लगता है कि सरकार नहीं दे पाई, क्या बिजली का मुद्दा है, MSP का मुद्दा है, थोड़ा बताएंगे ताकि क्या कारण है कि आपको ये धरना प्रदर्शन दोबारा से करना पड़ रहा है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ MSP ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਬੀਜੀ ਵੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਬੀਜੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 126 ਦੀ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। तो किसान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है सरकार ने बात नहीं मानी। तो आज मुख्यमंत्री से मीटिंग भी करने गए थे, आपके कुछ लोग भी गए थे, तो क्या मीटिंग नहीं हुई और उसके बाद ये रणनीति बनाई गई है कि आप यहाँ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे? देखो, संयुक्त किसान मोर्चे का जो फैसला भी अगर नहीं मनिए असी पक्का धरना लाऊंगे तो ठीक है जी, जब तक नहीं मानता असी नहीं उठने वाले। ठीक है, सानू लारा लाउंदा हमेशा ही, पहला उन्होंने वादा किया भी बोनस दूंगे, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 8 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ। तो अब तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक मुख्यमंत्री नहीं आता और आपकी डिमांड नहीं मानी जाती? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चलता रहूगा। पक्का धरना लाना सी, तां ही ट्रैक्टर टालियां नाल लिया, गद्दे आड़ा सब कुछ समान नाल है, ये पक्का धरना इत्थे शुरू हो जाएगा अज तो ही। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि एक बार दिखाया जाए कि किसान पूरी तैयारी में आए हैं, तो वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जितना भी खान पीन का सामान है सब लेके आए हैं यहाँ पे, और ये लगातार धरना प्रदर्शन लंबे दौर तक चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि दो बार सरकार से बातचीत हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही, जो एक बहुत बड़ा कारण है। आज भी सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने बात को नहीं किया, और जब तक मुख्यमंत्री पंजाब के जो भगवंत सिंह मान है उनकी डिमांड्स नहीं मानते, उनकी मांगे नहीं मानते, तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन यशपाल के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, टाइम्स नाउ नवभारत, मोहाली, पंजाब। पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से जंग लड़ रहा है, लेकिन कर्नाटक में हो रही झमाझम बारिश के कारण इस वक्त बेंगलुरु का मौसम सुहाना हो गया है। यहाँ का तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया है और लोगों को गर्मी की तपन से राहत मिली है। हालांकि बारिश के कारण लोगों के आने जाने की दिक्कतों में इजाफा हुआ है और इस वक्त भी कर्नाटक की राजधानी में बादल छाए हुए हैं, झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव हो गया है। बेंगलुरु में जोरदार बारिश इस वक्त हो रही है, सड़कें दरिया बन गई हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे कि गाड़ियां किस तरह से सड़कों से निकल रही हैं। पानी भरा हुआ है, आपको कहीं पर कंक्रीट की सड़क यहाँ नज़र नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा एक तालाब है जिसमें गाड़ियां तैर रही हैं। और ये पॉश इलाकों का भी है, निचले इलाकों का भी है, सभी जगह का यही हाल है। और अब देखिए 100 हेडलाइंस अपडेट बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में अब गुरुवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का भी सभी पक्षों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक से इनकार किया। जीएम को शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की जगह सुरक्षित करने का आदेश दिया। नमाज पढ़ने पर रोक हटाई। ज्ञानवापी केस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा कल तक का समय। कहा हमने रिपोर्ट नहीं देखी, कल पक्ष रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की मांग। कहा वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई रुके, रिपोर्ट से पहले शिवलिंग का दावा। मामला एससी में लंबित था, याचिकाकर्ता के कहने पर नमाज रोकी। सूचनाएं लीक करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाया। कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर हुई कार्रवाई। कोर्ट कमिश्नर ने हटाए जाने के बाद टाइम्स नाउ भारत पर बोले अजय मिश्रा, मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने कोई सूचना लीक नहीं की। विशाल सिंह की लीडरशिप में होगा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे। अजय प्रताप भी विशाल सिंह के साथ रहेंगे। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे टीम को 2 दिन की मोहलत दी। 2 दिन में टीम को करना होगा रिपोर्ट दाखिल। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान। कहा नंदी के सामने का तहखाना खुले, ज्ञानवापी तहखाने में शिवलिंग। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष का दावा, सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला। वाराणसी अदालत में हिंदू पक्ष की नई याचिका। दोबारा सर्वे कराने की मांग। नंदी के मुख की तरफ से तहखाने की दीवार हटाने की मांग।
ज्ञानवापी परिसर में खुदाई की हिंदू पक्ष की मांग, सर्वे का वक्त बढ़ाकर खुदाई की जाए। ज्ञानवापी मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, सभी सदस्यों को शामिल होने के निर्देश, मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी। ज्ञानवापी पर अजदुद्दीन ओवैसी का बयान, आज के आदेश में निराश हूं, मैं सर्वे के खिलाफ था। मोहसिन रजा ने वजू स्थल पर शिवलिंग मिलने पर कहा, ओवैसी का माहौल खराब करने का एजेंडा है, ये औरंगजेब का नहीं महात्माओं का देश है। मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, इन्हें फव्वारे शिवलिंग में अंतर नहीं पता, मस्जिद को मंदिर बनाने की कोशिश है। ज्ञानवापी केस पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी जानबूझकर साजिश कर रही है, ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी है, बीजेपी के सहयोगी नफरत के बीच होते हैं। ज्ञानवापी पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने, महंगाई जैसे मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए ज्ञानवापी का मुद्दा बढ़ाया जा रहा है। ज्ञानवापी मामले पर बोले गिरिराज सिंह, कहा देश कोर्ट के हिसाब से चलेगा, नेहरू पॉलिसी देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की थी। ज्ञानवापी मामले पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, कहा मामले पर राजनीति करना गलत, शांति बनाए रखना जरूरी, हर बिंदु पर जांच कर रही है कोर्ट। ज्ञानवापी को लेकर अशोक गहलोत का बीजेपी पर विवादित बयान, कहा 100 ऐसी जगह होंगी जहां बीजेपी ये कंट्रोवर्सी पैदा करेगी। ज्ञानवापी मामले पर एसपी प्रवक्ता तारिक अहमद का बयान, कहा अगर मस्जिद में शिवलिंग तो वहां नमाज पढ़ना गुनाह। ज्ञानवापी पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान, कहा न्यायपालिका पर भरोसा रखना बेहद जरूरी। ज्ञानवापी मामले पर मालेगांव और औरंगाबाद में एसडीपीआई संगठन का प्रदर्शन, वजूखानों को सील किए जाने को लेकर जताया विरोध। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की मांग पर हुई सुनवाई, अदालत ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की। औरंगाबाद में औरंगजेब के मकबरे पर सुरक्षा बढ़ाई गई, एमएनएस की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया। पटियाला की राजपुरा में सराय को मस्जिद में बदलने पर मामला भड़का। कुतुब मीनार परिसर में मूर्तियां पुनः स्थापित करने वाली याचिका पर सुनवाई टली, 24 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली में एक बार फिर उठी सड़कों के नाम बदलने की मांग, शाहजहां रोड पर भगवान परशुराम की तस्वीर लेकर पहुंचे महाराणा प्रताप सेना के लोग। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद जम्मू में भी लाउड स्पीकर पर लगा बैन, जम्मू नगर पालिका ने बैठक में लिया फैसला। कश्मीर के काजीगुंड में कश्मीरी पंडितों ने की रैली, नौकरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के दिल्ली और चेन्नई सहित कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, करीब 9 ठिकानों पर चल रही है सीबीआई की रेड। छापेमारी पर पी चिदम्बरम का बयान, कहा तलाशी टीम को कुछ नहीं मिला। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ नया मामला दर्ज, चेन्नई, मुंबई, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा में छापेमारी। कार्ति चिदम्बरम पर 250 चाइनीज लोगों का गलत तरीके से वीजा बनवाने का आरोप, पंजाब में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आए थे चाइनीज। सीबीआई की छापेमारी पर कार्ति चिदम्बरम का ट्वीट, कहा मैंने गिनती करना छोड़ दिया है, ये कितनी बार होगा। चिदम्बरम मामले पर बीजेपी का तंज, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा आईएनसी मतलब नीड चाइनीज मनी। दिल्ली में ट्राई के रजत जयंती समारोह में बोले पीएम मोदी, मुझे 5G राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा 5G टेक्नोलॉजी देश की गवर्नेंस में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर दिल्ली में अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुंबई में आईएनएस सूरत और उदयगिरी स्वदेशी युद्धपोत हुआ लॉन्च, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। यूपी में 75,000 करोड़ की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी। पार्टी में सुधार के लिए कांग्रेस का बड़ा फैसला, कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले को संगठन में निचले स्तर तक लागू करेगी। चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस की नई रणनीति, हर लोकसभा और विधानसभा में एक फुल टाइम कार्यकर्ता नियुक्त किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार बीएमसी चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। अन्ना हजारे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा लेटर, कहा महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लाए, नहीं तो 9 अगस्त को होगा आंदोलन। पंजाब डीजीपी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने की मदद मांगी। पंजाब के मोहाली में 23 किसान यूनियनों का प्रदर्शन, गेहूं की फसल पर बोनस देने की कर रहे हैं मांग। असम में भारी बारिश के बाद कोपिली नदी में जल स्तर बढ़ गया है। असम के होजाई में बाढ़ से भारी तबाही, बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीम लोगों को बचा रही है। असम के दर्रांग में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मंत्री पीयूष हजारिका ने दौरा किया। असम में बाढ़ के चलते हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का फैसला, हायर सेकेंडरी के पहले साल के एग्जाम अगले आदेश तक टाले गए। बेंगलुरु में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। दिल्ली में पानी की किल्लत के चलते हो रही परेशानी, पानी भरने के लिए लंबी लाइन लगी। दिल्ली में पानी भरने के लिए लोग कर रहे मशक्कत, पानी के कैन पर चेन से बांध कर ले जा रहे लोग। दिल्ली में गर्मी से हालात खराब, 49 डिग्री के पार जा रहा है टेम्परेचर।
खनन मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, ईडी ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जेल में भूख हड़ताल पर बैठा सुकेश चंद्रशेखर पत्नी से मिलने की मांग कर रहा है। नोएडा में सुपरटेक के 2 टावर को तोड़े जाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक बढ़ाई समय सीमा। मोनिका अग्निकांड पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, कहा लोगों की जान बचाने वाले लोगों से की मुलाकात। मोनिका केस में एमसीडी का एक्शन, नॉर्थ एमसीडी ने 3 अधिकारी सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में आतंकी हमला, दुकान पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका। बडगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में 2 गुटों में झड़प, पुलिसकर्मी ने पड़ोसी पर चलाई गोली। राजस्थान के कोटा में अस्पताल के चूहे ने कुतरा महिला का कान, पलक के हुए 2 टुकड़े। एमपी के सिवनी में गांव वालों ने बाघ पर किया हमला, पथराव में बाघ और शावक घायल। यूपी के अलीगढ़ में लव जिहाद का मामला, युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया, एक समुदाय की लड़की को धमकी देने का आरोप। देवघर में सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। इंदौर में मॉब लिंचिंग की घटना, युवक की पीट कर हत्या, पुलिस खड़ी रही। ओडिशा के बरहामपुर में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट में भांडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। एमपी के चित्रकूट में मूर्ति चोरी के मामले में नया मोड़, मानिकपुर इलाके में मूर्ति चोरी हुई, मूर्तियां पड़। बिहार के रोहतास में बंदूक की नोक पर लूट, सिविल जज के घर में घुसकर पत्नी और बेटे को बनाया बंधक, नकदी और गहने लेकर फरार। दिल्ली के न्यू अशोक विहार में बैंक्वेट हॉल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर। गुजरात के भरूच में भारत रसायन के प्लांट में लगी भीषण आग। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में बड़ा हादसा, लॉरी से टकराने के बाद गाड़ी में लगी आग, 3 लोगों की मौत। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा, 5 की मौत, कई घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक हिस्सा टूटने से जाम, लगभग आधे घंटे तक रास्ता बंद होने से परेशान हुए लोग। दिल्ली में एक दिन में कोविड के 393 नए केस, 2 मरीजों की मौत, 700 से ज्यादा लोग ठीक। शंघाई में रेल सेवा फिर शुरू हुई, कोविड लॉकडाउन में ढील के बाद काम पर लौट रहे हैं लोग। झारखंड में हजारीबाग में शख्स ने निधन से पहले किया मतदान, 105 साल की उम्र में डाला वोट। गुजरात के भावनगर में अनोखी बारात, बुलडोजर पर सवार होकर शादी के लिए पहुंचा दूल्हा। एलआईसी के शेयरों की फ्लॉप लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशकों को हुआ नुकसान, 8% की गिरावट के साथ 872 रुपए पर हुआ लिस्ट। ट्विटर डील पर एलन मस्क का बड़ा बयान, का डील पूरी करने के लिए कंपनी को साबित करना होगा कि साइट पर 5% से कम फेक अकाउंट है। श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति गोटा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, विपक्ष द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को राजपक्षे ने हराया। श्रीलंका में पेट्रोल पंप पर लगे नो पेट्रोल के पोस्टर, लगातार आर्थिक संकट को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। श्रीलंका में 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, गाले में प्रदर्शन के दौरान हिंसा में कार्रवाई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की सेना का वीडियो जारी किया, रूस का दावा, 250 से ज्यादा यूक्रेनी जवानों ने सरेंडर किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की तैयारी जोरों पर, रेसलिंग टीम के ट्रायल पूरे हुए, बजरंग पुनिया, रवि दहिया समेत 4 खिलाड़ी दल में शामिल। कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भारतीय पेविलियन के लिए जायजा। कान फेस्टिवल में शामिल होने के लिए रवाना हुई ऐश्वर्या राय बच्चन, एयरपोर्ट पर पति अभिषेक और बेटी आराध्या संग आई नजर। कान फेस्टिवल में सामने आया दीपिका पादुकोण का पहला लुक, स्टोन से जड़ी ड्रेस में अदाकारा ने ढाया कहर। वजन कम करने के चक्कर में कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना की हुई मौत, प्लास्टिक सर्जरी के दौरान घटना। शिल्पा शेट्टी की निकम्मा का ट्रेलर हुआ रिलीज, 17 जून को रिलीज होगी। शेरनी के अवतार में होंगी OTT पर सुष्मिता सेन की वापसी, वेब सीरीज आर्या के तीसरे सीक्वल की शुरू हुई तैयारी। नीना गुप्ता की जिंदगी पर बनेगी फिल्म, अफेयर से लेकर शादी से पहले प्रेगनेंसी जैसे तमाम मुद्दे आएंगे सामने। कंगना रनौत ने फिर साधा बॉलीवुड सेलेब्स पर निशाना, बोली ये लोग घर बुलाने लायक नहीं है। पृथ्वीराज के लिए 35 करोड़ में बना सेट, ट्रेंड अफ्रीकी शेरों में हुई अक्षय कुमार की भिड़ंत। चकता एक्सप्रेस के लिए अनुष्का शर्मा खुद को कर रही हैं तैयार। और अब वो खबर जो दिन भर की एजेंडा रही, चर्चा में बनी रही और पूरी डिटेल्स के साथ एक खबर का विश्लेषण, फैक्ट और रिसर्च के साथ। देश में महंगाई का दर्द अब ना तो लोगों को कहा जा रहा है ना सहा जा रहा है, जबकि इससे सबसे अलग महंगाई हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही है। देखिए आसमान छूती महंगाई पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
पहले पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, फिर खाने पीने की चीजें महंगी हुई, फिर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ी। पिछले कुछ महीनों में महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब पिछले कई सालों का रिकॉर्ड ही टूट गया है। जो महंगाई पिछले साल ही लोगों को परेशान करने लगी थी, वो अब सीधे जेब पर डाका डाल रही है। हालात ये हो गया है कि थोक महंगाई ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 15.8% पर पहुंच गई है। पिछले 13 महीने से थोक महंगाई 10% से ऊपर है। इससे पहले खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ऊपर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना चुका है, जिसका सीधा और साफ मतलब है कि थोक महंगाई बढ़ने के बाद आम लोग या फिर कम कमाई वाले लोगों के लिए मुश्किलें अभी और भी बढ़ने वाली है। पिछले साल थोक महंगाई अप्रैल में 10.74% था, जो इस साल 15.08% हो गया है। इसे आम लोगों की भाषा में ऐसे समझिए कि किस तरह से महंगाई उनके लिए भारी पड़ रहा है और कैसे सिर्फ 12 महीने में उनकी जेब पर यह बोझ पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पिछले साल अप्रैल में एक सिलेंडर 1641 रुपए का पड़ता था, जो अप्रैल 2022 में 2253 रुपए का हो गया है। दाल जो पिछले साल 85 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब 96 रुपए किलो मिल रहा है। चीनी पिछले साल अप्रैल के महीने में लगभग 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आ रहा था, जो अप्रैल 2022 में लगभग 42 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। आटा का हाल भी वही है। अप्रैल 2021 में 31 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, जो अप्रैल 2022 में 32 रुपए 84 पैसे प्रति किलो मिल रहा है। इसके अलावा सब्जी की कीमतों में भी आग लगी है। इसके साथ ही मांसाहारी लोगों के लिए मीट और मछली के दामों में भी जबरदस्त उछाल आई है। इस सब के पीछे एक वजह है पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जो इसी साल 22 मार्च से लेकर अब तक 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स ने 10% माल भाड़ा बढ़ा दिया है। माल ढुलाई के चलते महंगाई भी बढ़ गई है। हालात ये है कि महंगाई हर दिन आम लोगों के लिए चुनौती बनती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ सरकार इस पर ना तो कोई गंभीर कदम उठा रही है और न ही महंगाई कम करने को लेकर कोई योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सरकार ने गेहूं की निर्यात पर बैन लगा दिया है, तो इसके मायने आखिर क्या है? देखिए फैक्ट और रिसर्च के साथ ये रिपोर्ट। करीब 5000 ट्रक, 15 रेलवे रैक, 4 पानी के जहाज सब स्टैंड बाय मोड पर हैं। दूर दूर तक गेहूं से लदे ट्रक खड़े हैं। गेहूं के निर्यात पर बैन लगा और लाखों टन गेहूं गुजरात के कांडला बंदरगाह पर ही फंस गया। कस्टम विभाग ने पोर्ट पर ट्रकों से गेहूं की लैंडिंग रोक दी। नतीजा, पोर्ट पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई और ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ गईं। तकलीफ तो बहुत है, सारा बोल दिया ना। नहाने का नहीं है, धोने का नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, और क्या चाहिए इंसान को? गाड़ी खाली नहीं हो रहा है, मालिक से पैसा मांगते, मालिक बोलता है गाड़ी खाली होगा तो पैसा देगा। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? या 10 तारीख आए हुए हैं। और समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या गाड़ी खाली नहीं हो रही, और क्या समस्या है? पानी नहीं है पीने के लिए, दूध की थैली का 30 रुपए ले रही है, 15-18 रुपए की, और समस्या क्या आएगी? खाली नहीं करवा रही है पाल्टी वाला। कल वापिस ले जाएंगे, गाड़ी करवाएगा तो ठीक है, नहीं वापिस जाएगी। मुश्किल सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की नहीं है, मुश्किल में वो व्यापारी भी हैं जिन्होंने ऊंची कीमत पर किसानों से गेहूं खरीद लिया, लेकिन अब उनके सामने इसे बेचने की मुश्किल खड़ी हो रही है। जो सौदे हो चुके हैं और जो पोर्ट पे गाड़ियाँ खड़ी है, वो गाड़ी खाली नहीं हो रही। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो गाड़ी अगर खाली हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो गाड़ी खाली नहीं हो रही है। अगर वो गाड़ी रिटर्न आती है तो व्यापारियों को बहुत नुकसान है। अब गेहूं के एक्सपोर्ट बैन की कहानी आपको समझाएं, उससे पहले गेहूं के आटे का गणित समझ लीजिए, ताकि आपको इस फैसले के पीछे की पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। गेहूं का आटा 10 साल में सबसे महंगा है। जनवरी 2010 के बाद सबसे ज्यादा दाम है। एक साल में रिटेल दाम 9.15% तक बढ़े हैं। एक साल में प्रति क्विंटल 400 रुपए तक का इजाफा हुआ है। 30 अप्रैल 2021 को 1 किलो आटे के दाम 25 रुपए थे, जो 30 अप्रैल 2022 को 27 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे। कहावत है, कंगाली में आटा गीला होना। महंगाई की मार के बीच आम आदमी की थाली में एक गेहूं का आटा ही बचा था, जो बढ़ती कीमतों की आग से अब तक दूर था। अब वो आटा भी इतना गीला हो चला है कि आम आदमी के हाथ से फिसल रहा है। तो अब सवाल ये, क्या देश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है? क्यों गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं?
क्या मुफ्त राशन योजना से गेहूं की कमी हो गई? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का असर गेहूं पर पड़ा या फिर मौसम की मार ने गेहूं के उत्पादन पर असर डाला? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब दुनिया में गेहूं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। हालांकि इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे देश में गेहूं की कीमतें कंट्रोल में आएंगी। निर्यात पर रोक से आटे की कीमतों के भी कम होने का हवाला दिया गया है। सरकार ने भारत और पड़ोसी देशों में फूड सिक्योरिटी की भी दलील दी है। फैसले के बाद सिर्फ उसी निर्यात को मंजूरी मिलेगी जिसे पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है। भारत के निर्यात पर बैन के पीछे गेहूं की कम पैदावार को भी वजह माना जा रहा है, क्योंकि इस बार मार्च में ही हीट वेव शुरू हो गई है। जबकि मार्च में गेहूं की फसल के लिए 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसी वक्त गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और बाकी ड्राई मैटर्स जमा होते हैं। कम तापमान गेहूं के दानों में वजन बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इस बार मार्च के महीने में ही तापमान कई बार 40 डिग्री को पार कर गया। इससे गेहूं वक्त से पहले ही पक गया और दाने हल्के हो गए। नतीजा ये हुआ कि गेहूं की पैदावार 25% तक घट गई। अब भारत के गेहूं एक्सपोर्ट बैन का जहां देश के कुछ राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, इसे किसान विरोधी बता रहे हैं, वहीं अमेरिका समेत G7 देशों ने भी इसकी आलोचना की है। हालांकि चीन ने इसका समर्थन किया है। अमेरिका समेत G7 देशों का कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। हालांकि चीन ने भारत के कदम का बचाव किया है। चीन का कहना है कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। चीन ने G7 देशों से सवाल पूछा है कि क्यों न G7 अपने एक्सपोर्ट में इजाफा कर फूड मार्केट की सप्लाई को स्थिर करने के लिए कदम नहीं उठाता है। बहरहाल अब ये मामला संयुक्त राष्ट्र की दहलीज तक जाने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिमी देशों का दबदबा कम करने के इरादे से चीन इस मसले पर भारत का साथ दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। असम में किलर बाढ़ ने कहर बरपाया है। हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं और लोगों के सामने किस तरह की चुनौती है, देखिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। ट्रेन बह गई, हाथी बह गया, सड़क बह गई, घर बह गया। यह असम की तस्वीर है, जहां कई जिलों में लगातार बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको असम के दीमा हसाओ जिले लेकर चलते हैं, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हाफलोंग स्टेशन लगभग पानी में डूब गया है। वीडियो में स्टेशन पर ट्रेन खड़ी जरूर है, लेकिन तेज बहाव और लगातार मूसलाधार बारिश के बाद आवाजाही बंद है। अब जरा इस वीडियो में देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी के बहाव के कारण स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पटरी से पलट गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल है। सिर्फ रेल मार्ग ही नहीं, बाढ़ की वजह से सड़क मार्ग से भी आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि बाढ़ की वजह से सड़कें किस तरह से दो भागों में बंट गई हैं। ये हालत किसी एक सड़क की नहीं है। कई सड़कों का हाल बिगड़ने से बाकी के जिलों से उसका कनेक्शन टूट गया है। अब जरा असम के दूसरे हिस्से की तस्वीर देखिए। ये नागांव की तस्वीर है। यहाँ भी लगातार बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति अब बिल्कुल वैसी हो गई है कि जिस तरफ निगाहें जा रही हैं, पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब आपको असम के विश्वनाथ जिला लेकर चलते हैं। पिछले कई दिनों की बारिश के बाद हालात पहले से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। जिले के कई गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। एक एक तस्वीर इस बात की गवाही है कि गांव में बाढ़ की वजह से लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से बड़ी तैयारी की है। बचाव दल नाव के साथ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस हालात में पालतू जानवरों को भी बाहर निकालना प्रशासन के सामने किसी चुनौती से कम नहीं है। जिन जगहों पर
नाव ले जाने में दिक्कतें आ रही हैं। वहां से लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के सामने है जिनके मकान कच्चे हैं। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। अब धीरे धीरे प्रशासन उन लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचा रहा है। इधर बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बचाने के लिए भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, अग्निशमन, आपातकालीन सेवा, एसडीआरएफ, नागरिक प्रशासन को तैनात किया गया है। हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है और राज्य सरकार भी हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। असम के 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कुल 652 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ की चपेट में करीब 2 लाख लोग आए हैं। कई जिलों में 16 स्थानों पर तटबंध टूट चुके हैं। बाढ़ ने असम को इस तरह से चपेटे में लिया है कि जंगली जानवर भी बुरी तरह से फंस गए हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हाथी किस तरह से पानी में फंसा हुआ है। बाढ़ और बारिश की तबाही से बचाने के लिए 10 जिलों में राहत शिविर लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी बारिश हो रही है, ऐसे में हालात को तुरंत कंट्रोल करने के लिए राहत बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।